हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 12th फर्स्ट फिजिक्स का रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। और जितने भी आपके बोर्ड परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे। और साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन और जो आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, सारे के सारे यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग थ्योरी पहले देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, साथ में यूनिट्स वगैरह जो उनकी होती है, और जो डेरिवेशन होगा वो भी हम लोग देखते चलेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जैसा कि पहला जो चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ये आपका पहला चैप्टर है। और इसी चैप्टर में आपको देखना है कि आवेश क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस चैप्टर में जो ये यूनिट है, एक बार पूछा गया है कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये एक बार दोस्तों पूछा गया है। क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी? आप जानते हो कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो दोस्तों, अगर यहां पर देखें, मान लीजिए ये कोई चार्ज है, अगर ये चार्ज है, तो यहां पर हम किसका अध्ययन करेंगे? स्टडी ऑफ चार्ज का क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। और चार्ज का स्टडी हम कब करेंगे? जब चार्ज कहां हो? रेस्ट में हो। और जो चार्ज रेस्ट में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक चार्ज कहते हैं। और यहाँ पर स्टैटिक चार्ज का हम अध्ययन करेंगे, और साथ में उसका क्या प्रभाव है, इफेक्ट उसका क्या क्या पड़ेगा, तो उसके प्रभाव हम लोग क्या देखेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे चार्ज क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका गुण क्या क्या है, उस चार्ज का गुण क्या क्या है। फिर हम देखेंगे वो चार्ज कितना बल लगाता है, फोर्स कितना अप्लाई करता है। अर्थात चार्ज क्या करेगा? अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर अपना प्रभाव दिखाएगा तो वो क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। उस फोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। साथ में वो चार्ज कितना फील्ड बनाता है। चार्ज बनाएगा अगर फील्ड, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वो कितना फील्ड बनाएगा। साथ में उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी अर्थात उसकी ऊर्जा, जो हम पोटेंशियल के रूप में देखते हैं यहाँ पर। तो ये आपका एक बार पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा। एक नंबर में लिखने के लिए आ सकता है, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। तो आप लिखोगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, वो है वैद्युत आवेश। यहां से कई बार क्वेश्चन एक नंबर में या ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा गया है, या लिखने के लिए आ जाएगा या तो ऑब्जेक्टिव में आपका दे दिया जाएगा। यहां से इस टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पूछता है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। इसका परिभाषा ही पूछ लेता है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आप जानते हो, अगर किसी वस्तु पर आवेश आ जाता है, आवेश कैसे आता है? जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उस वस्तु पर एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, और उसी प्रॉपर्टी का हम लोग क्या नाम देते हैं? चार्ज नाम देते हैं। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा हुआ वो है, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, आवेश कहलाता है। तो ये आपका दोस्तों कई बार पूछा गया है। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश को दोस्तों हम लोग किससे दिखाते हैं?
स्मॉल क्यू से। अगर यहां देखें तो आप जानते हो फार्मूला क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई होता है। क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। अगर यहां देखा जाए तो क्यू क्या है, वैद्युत आवेश है। क्यू क्या है, स्मॉल क्यू क्या है, वैद्युत आवेश है। स्मॉल एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, या इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या हम कह सकते हैं, क्योंकि सवाल में कई जगह प्रोटॉनों की संख्या दे दिया जाता है, इसलिए हम लोग लेके चलते हैं। अब यहाँ पे ई क्या है, स्मॉल ई। ई आपका होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन पर, तो एक इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो अब ये जो ई होता है इसका मान कितना होता है, ये होता है 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलाम होता है। 1.6 गुणित 10 घात माइनस क्या होता है, 19 कूलाम। ये किसका मात्रक होता है, ये ये ई का वैल्यू होता है 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलाम। कई बार ये पूछा गया है कि ई की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है आपका Q बराबर N इंटू ई। अब यहां पर देखा जाए तो कई बार यह पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, या प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, या कह दिया जाता है कि न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। क्योंकि आप जानते हो जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो आपके तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसीलिए इन पर चार्ज की जो मात्रा होती है वही आपका यहाँ पर पूछा जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, या हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो वो होता है 1.6 गुणित 10 के घात माइनस 19 कूलाम होता है। सी का मतलब यहाँ पर कूलाम है। कैसा आवेश यहाँ पर होता है, तो दोस्तों ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज होता है। दूसरा यहां से पूछता है कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश, तो यहां पर होता है 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलाम। और कैसा आवेश होता है, तो धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश। तो किसी भी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलाम, और एक प्रोटॉन पर 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलाम ही होता है। अर्थात इसका मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है वो क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन जो इनका नेचर होगा, जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है आपका ऋणात्मक आवेश, और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो इतना हो गया। एक बात और होता है कि न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो न्यूट्रॉन पर दोस्तों शून्य आवेश होता है, शून्य आवेश। अब जहां पे जीरो चार्ज आ जाएगा, शून्य आवेश का मतलब दोस्तों क्या होता है, जीरो चार्ज। और जहां पर जीरो चार्ज हो जाएगा उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। तो न्यूट्रल हर वो वस्तु होती है जिस पर चार्ज क्या हो, जीरो। और दुनिया की सारी वस्तुएं अगर देखा जाए तो वो आपका न्यूट्रल ही होती है। जैसे हम हुए, ये मार्कर हुआ, ये सब क्या है, ये न्यूट्रल कंडीशन में है, अर्थात इन पर क्या है, जीरो चार्ज है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके बारे में था, ये न्यूट्रॉन के बारे में। तो अब यहां से अगर पूछा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर, तो तीन के तीनों आप यहां पर बता सकते हो। कई बार आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कई बार आपका लिखने के लिए आता है। तो जब लिखने के लिए आएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और आता है। अगर यहां से देखा जाए तो एक क्वेश्चन और आता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो दोस्तों आप लोग तो सीखे होंगे कि आवेश कैसे निकाला जाता है। अगर अल्फा कण पे आवेश की बात किया जाए तो अल्फा कण पे आवेश बहुत ज्यादा कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसमें, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो अल्फा कण किसको कहते हैं, तो आप जानते हो कि हीलियम जो नाभिक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अगर हम देखें हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक, और हीलियम नाभिक क्या होता है, 2He4 को कहते हैं। तो यहां पर जो दो है ये क्या है, ये आपका परमाणु क्रमांक है,
दो क्या है, परमाणु क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये जेड है। और आप जानते हो जेड बराबर ई इक्वल टू क्या होता है, पी होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या ई बराबर देखे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जेड की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहां देखिए परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। तो आप जानते हो जेड बराबर ई इक्वल टू क्या होता है, पी। तो यहां से ई इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा। अर्थात यही एन की वैल्यू हो गई, 2 हो गई। आप जानते हो ई की वैल्यू 1.6 गुणित 10 की घात कितना होता है, -19 कूलम होता है, इतना होता है। और यहां पर देखें तो यहां पर आपका अगर देखें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू ई। अब N की वैल्यू कितना है, 2, और E की वैल्यू 1.6 गुणित 10 घात कितना है, -19 कूलम। अब यहां से गुणा करें 16 दूना 32, अर्थात यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा। तो 3.2 गुणित 10 घात -19 कूलम होता है, ठीक है ना। ये आपका 19 कूलम, इतना आपका क्या हो गया, आवेश। तो अगर कोई कहे कि अल्फा कण पे आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो इतना होता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो एक अल्फा कण पर आपका इतना आवेश होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर यहां से अगर क्वेश्चन रिपीट करेगा तो आप कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और बात आती है कि अगर कहा जाए कि अल्फा कण, अगर यहाँ पे कहा जाए कि अल्फा कण पे कैसा आवेश होता है, तो ये आप स्वयं सोचिए कि अल्फा कण पे कैसा आवेश होता है। आप जानते हो हीलियम नाभिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। अगर हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं तो नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैंने कह दिया कि ये क्या है, ये हीलियम नाभिक है, ये क्या है, हीलियम नाभिक, तो हीलियम नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन होगा और क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। और प्रोटॉन पे कैसा धनात्मक आवेश और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज। तो कुल मिलाकर जो नाभिक है, अगर इस नाभिक की बात करें तो इस नाभिक पर कैसा आवेश हुआ, तो धनात्मक आवेश हुआ। तो इस नाभिक पे धनात्मक आवेश होगा, बोलिए। तो अगर नाभिक पे धनात्मक आवेश होगा तो क्या इसी नाभिक को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी नाभिक को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा कण। तो इसी नाभिक को अगर हम अल्फा कण कहेंगे तो अल्फा कण पर कैसा आवेश, अल्फा कण पर धनात्मक आवेश, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अल्फा कण पर धनात्मक आवेश। तो अगर परीक्षा में आता है कि अल्फा कण पर कैसा आवेश होता है, तो दोस्तों धनात्मक आवेश होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है, आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है बहुविकल्पी में, जरा देखते हैं। इसमें कहा गया है एक अल्फा कण का आवेश। यहाँ पे जो क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो एक अल्फा कण पर आवेश, एक अल्फा कण पर आवेश, एक अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का, प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, कितना गुना होता है, कितना गुना होता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल पर आवेश, तो क्यू अल्फा अर्थात अल्फा पार्टिकल पर आवेश, अभी मैंने आपको बताया कितना 3.2 गुणित 10 घात कितना होता है, -19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर आवेश, तो अगर हम चार्ज ऑन प्रोटॉन देखें तो कितना होगा, 1.6 गुणित 10 घात कितना होगा, -19 कूलम। अब देखिए यहाँ पर कहा है अल्फा पार्टिकल पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है। तो अगर यहां से देखिए, अगर आप यहां से देखें तो यहां से हम कह सकते हैं क्यू अल्फा अपान क्यू पी, दोनों का बटा कर दे, दोनों में भाग दे दे, तो 3.2 गुणित 10 घात कितना हो जाएगा, -19। और ये आपका हो जाएगा 1.6 गुणित 10 घात कितना हो जाएगा, -19। और यहाँ पर अगर दोस्तों देखें तो ये क्या है आपका 19 कट गया, तो यहां से आपका 16 दूना 32 अर्थात कितना, 2 गुना। तो अगर मैं यहां पर देखूं, इसका मैं इधर गुणा कर दूं तो क्यू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2QP, अर्थात अल्फा कण पर जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का कितना है, 2 गुना। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन के आवेश में कितने का गुणा दोस्तों हुआ है, 2 का गुणा हुआ है। इसका मतलब कि अगर प्रोटॉन के आवेश में हम 2 का गुणा कर दे तो उसका जो आवेश होगा वो अल्फा पार्टिकल के आवेश के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, 2004 में यह क्वेश्चन आया था। चले आगे, अब हम लोग अगला देखते हैं, यहां पर और सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा है किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए, ये पहले थोड़ा थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। थ्योरी में अगर देखा जाए तो दोस्तों ये तो आवेश के बारे में था। अगर हम कहें आवेश
कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों आप जानते हो आवेश दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है धनात्मक आवेश और एक क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। अगर हम आवेश की चर्चा करें तो दो टाइप का आवेश होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। ये किसने बताया था? तो आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। अगर दोस्त आवेश के प्रकार की बात करें तो आवेश को दोस्तों दो प्रकार से बांटा गया था, दो प्रकार से बांटा गया था। ये आवेश दो प्रकार का होता है। ये किसने बताया था? ये अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। जिनका नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन था। और इनका चार्ज में बहुत बड़ा योगदान था, आवेश की खोज में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने बहुत से रिसर्च किए थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो ये दो प्रकार से बताया था। इन्होंने कहा था कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक आवेश होता है जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज। अब यहां पर अगर दोस्तों धनात्मक आवेश की बात करें तो आप कहो, कैसे कहोगे धनात्मक आवेश किस पर आएगा? तो अगर दोस्त आपको हमने बताया था, क्लास में ही हमने बताया था कि धनात्मक आवेश किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कोई भी वस्तु है अगर अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वस्तु को देता है तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा? जो देगा उस पर कैसा आवेश आ जाएगा? धनात्मक आवेश आ जाएगा। अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देगा तो उस पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी। तो किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन का वो क्या करेगा? त्याग करेगा, या इलेक्ट्रॉन की उस पर क्या होगी? कमी होगी। भाई त्याग करेगा तभी तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब दूसरा नंबर यहां पर आता है कि जो आवेश है ऋणात्मक आवेश, वो कब कहलाए? क्या कैसे पता चलेगा कि उस पर ऋणात्मक आवेश है? तो पहला नंबर क्या है? अगर इसने इलेक्ट्रॉन का दोस्तों क्या किया है? त्याग किया है। यहां से कई बार क्वेश्चन आया है कि धनात्मक वस्तु में क्या होता है? उसमें ऑप्शन आता है प्रोटॉन का त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, प्रोटॉन का ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। अब आप ये सोचोगे प्रोटॉन का ग्रहण प्रोटॉन का त्याग किया जाता है, तो प्रोटॉन त्याग नहीं, प्रोटॉन को नहीं दिया जाता, हमेशा इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो इसलिए चाहे प्रोटॉन का त्याग करो चाहे इलेक्ट्रॉन का त्याग करो, ये नहीं हमेशा ये नहीं लिया जाएगा। केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही किसी वस्तु पर चार्ज डेवलप होता है। और इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। किसके कंपेरिजन में? प्रोटॉन के कंपेरिजन में। इसी वजह से क्या होता है कि हमेशा किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तभी जाके उस पर डेवलप चार्ज होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग किया है, तो यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ये डोनर होता है, तो ये क्या होता है? एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो ऋणात्मक आवेश किसी वस्तु पर तभी आएगी जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और दूसरा नंबर, अगर ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो भैया अगर किसी से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो किसी भी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन की दोस्तों अधिकता होती है तो हमेशा उस वस्तु पर कैसा चार्ज आता है? ऋणात्मक चार्ज आता है। तो यहां से पहला नंबर बहुविकल्पी में आपका पूछ सकता है कि आवेश दो प्रकार का होता है। ये किसने बताया था? तो अमेरिकी साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया था। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब यहाँ पे बात आई किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश कब आएगा? धनात्मक आवेश आने के लिए दो शर्त जरूरी है। पहला नंबर इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। और दूसरा नंबर या फिर क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी हो। या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे या तो क्या हो जाए? उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। और कमी तभी तो होगा जब वो त्याग करेगा। ठीक है, तो यहां से ये आपका। और ऋणात्मक आवेश किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उस पर ऋणात्मक आवेश आता है। या किसी भी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, अधिकता का मतलब बाहुल्यता भी होता है। कई बार आपका क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में बाहुल्यता वर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको वहां घबराना नहीं है, वहां पे सीधा अधिकता ही होगा। ठीक है, तो ये आपका ये जो पॉइंट है ये हमेशा केवल इतना बताएगा कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे आप क्वांटिटी तो उसका निकाल लोगे, जो उसका मैग्नीट्यूड है
Q बराबर N इंटू ई से आप निकाल लोगे, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो आप नहीं निकाल पाओगे, सॉरी उसका जो प्रकृति होगा, जो नेचर होगा वो आप नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए केवल यही आपका हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं। इस पर एक सवाल 2004 में पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि धन आवेशित वस्तु में, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, धन आवेशित वस्तु में, धन आवेशित वस्तु में होता है, यह 2004 में आपका पूछा गया था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, दूसरा नंबर न्यूट्रॉन की अधिकता, न्यूट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, दूसरा न्यूट्रॉन की अधिकता, और तीसरा नंबर यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, और चौथा नंबर प्रोटॉन की कमी, प्रोटॉन की कमी। तो दोस्तों यहां से अगर आप देखिए तो यहां पे चार ऑप्शन आपके सामने आया है। पहला नंबर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो देखो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से हमेशा ऋणात्मक आवेश आता, अर्थात ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। न्यूट्रॉन की अधिकता, न्यूट्रॉन का भैया आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है। प्रोटॉन की कमी, भैया प्रोटॉन की भी कोई बात नहीं होती है, ठीक है, हमेशा केवल किसका त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। इसका मतलब कोई भी वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन को देगा तो इलेक्ट्रॉन की उस पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन की कमी, तो अर्थात ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है ना। कई बार ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये आपका पूछा गया है, ठीक है ना। आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहां पर पूछा गया है कि किसी चालक पर, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो चालक पर, तो चालक पर आवेश का परिमाण एवं, आवेश का परिमाण एवं प्रकृति बताइए, एवं प्रकृति अर्थात उसका नेचर क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक, प्रकृति बताइए, ठीक है। तो ये दोस्तों इस टाइप के कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो यहां पर हम लोग देखते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, किसी चालक को 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो n बराबर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से डिनोट करते हैं, तो n बराबर कितना हो गया, 500 इलेक्ट्रॉन, क्या है अधिकता। और हमने दोस्तों आपको बताया था कि अधिकता वर्ड जहां पर आ जाए, अधिकता वर्ड जहां पर आ जाए आप तुरंत समझिएगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अर्थात उस पर कैसा आवेश होने वाला है, उस पर ऋणात्मक आवेश है। कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, उसकी प्रकृति क्या है, अर्थात उस वस्तु पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। अब यहां से E बराबर हम लोग जानते हैं 1.6 गुणित 10 घात कितना होता है, -19 कूलम। तो हम लोग का जो फार्मूला है वो Q बराबर N इंटू क्या है, E है। तो यहां से N का मान कितना है, 500 गुणते 1.6 गुणते 10 घात कितना है, -19 कूलम, ठीक है। अब 500 का हम लिख सकते हैं 5 गुणते 10 घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। या आपका हो गया गुणते 10 घात कितना है, ये आपका 1.6 गुणते 10 घात कितना है, -19 कूलम। अगर यहां देखें तो घात आप जानते हैं पावर में घात हमेशा जुड़ता घटता है, तो 19 में से 2 गए कितना हो गया, 10 की घात -17। तो और यहां देखिए 16 पंजे 80 होता है, अर्थात 8.0, ठीक है, 16 पंजे 80, 8.0 गुणते 10 घात कितना, -17 कूलम। ये आवेश की क्या हो गई दोस्तों, मात्रा हो गई। और इसका जो प्रकृति है वो कैसा आवेश इस पर आएगा, ऋणात्मक आवेश। कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो इसका मतलब अगर कोई चालक है जिसमें 500 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अधिकता है, तो उस चालक पर 8 गुणित 10 घात -17 कूलम का ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ आपका क्वेश्चन और दिया गया है, देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, जो चार्ज का मात्रक होता है वो क्या होता है, क्योंकि यहां से भी कई बार आपका पूछा गया है क्वेश्चन, और बिना इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे।
आइए दोस्तों देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसका एसआई या एमकेएस मात्रक। एमकेएस मात्रक जो होता है वो होता है दोस्तों कूलाम होता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कूलाम को हमेशा कैपिटल सी से या सी से आपका रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। अगर हम यहां पर बात करें इसका सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम का जो मात्रक होता है उसकी बात करें तो यहां पर देखिए सीजीएस मात्रक को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत मात्रक, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। तो सीजीएस यूनिट को ही, सीजीएस यूनिट को ही स्थिर विद्युत मात्रक, स्थिर विद्युत मात्रक जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएसयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईएसयू। तो अगर कोई पूछे सीजीएस यूनिट तो ईएसयू आएगा, ईएसयू कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि ईएसयू क्या होता है तो आप कह सकते हो चार्ज का सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है, अब यही इसका जो अन्य नाम है, इसी का जो ईएसयू का अन्य नाम है, इसी का, इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। तो जो आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है उसका अन्य नाम क्या होगा? स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। और इसी स्टेट कूलाम को हम लोग इसी को, या हम इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं? इसी को हम लोग कह सकते हैं फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन होता है। और मैंने आपको कहा था ना, फ्रैंकलिन साहब थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने ही क्या किया था? आवेश को दो पार्ट में बांटा था, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो ये आपका क्या हो गया? ये चार्ज के बारे में हो गया कि कहते हैं इसका मात्रक। अब यहाँ पे देखें इसका एक, अगर हम इसका देखें कि एक ईएसयू बराबर कितना होता है, ये भी वैल्यू पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए तो एक ईएसयू बराबर, एक ईएसयू बराबर ये होता है 1/3 गुणित 10⁻9 कूलाम होता है। इतना कूलाम होता है। तो ये वैल्यू आपकी एक ईएसयू बराबर इतना होता है। कितना? 1/3 गुणित 10⁹ कूलाम। और ऐसे नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है एक कूलाम में कितने ईएसयू होता है। तो दोस्तों अगर इसका आप गुणा कर दोगे तो एक ईएसयू गुणते कितना हो जाएगा? 3 गुणित 10⁹ कूलाम हो, 3 गुणित 10⁹ हो जाएगा। और यहां पर आपका क्या हो जाएगा? एक कूलाम बचेगा। क्या बचेगा? एक कूलाम। ठीक है, केवल इतने का आप तिरेक गुणा कर दो, इधर भेज दो। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक कूलाम बराबर, इसका एक का गुणा करोगे इसी में तो उतना ही होगा, तो 3 गुणित 10⁹ ईएसयू होगा। तो और इसी को लोग क्या बोलेंगे? स्टेट कूलाम बोलेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक कूलाम बराबर इतना वैल्यू होता है। अब यहाँ पे इसका एक वैद्युत चुंबकीय मात्रक होता है। इसका क्या होता है? एक वैद्युत चुंबकीय मात्रक होता है। अगर इसके वैद्युत चुंबकीय मात्रक की बात करें, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ईएमयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमयू। तो एक आपका ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया और आपका ये ईएमयू। तो एक ईएमयू बराबर होता है 10 कूलाम होता है। तो एक ईएमयू बराबर क्या होता है? 10 कूलाम होता है। 10 कूलाम को अगर हम मिला दें तो कुल कितना ईएमयू होगा आपका? इतना। अब इसी को अगर दोस्तों हम चेंज करते हैं तो हम लोग यहां से क्या इसी को देख सकते हैं कि एक कूलाम बराबर क्या होगा। तो 10 को आप इधर भेजोगे तो एक कूलाम बराबर 1/10 ईएमयू हो जाएगा, ईएमयू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो गई? वैल्यू हो गई। अब इतना ही नहीं, इतने ही मात्रक नहीं, और भी मात्रक है इसके। तो देखते हैं इसका अगला मात्रक क्या होता है। साथ में आप इसे नोट करते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही यहाँ पर कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों कि एक आपका मात्रक होता है एम्पियर इंटू घंटा होता है। क्या होता है? एम्पियर इंटू घंटा होता है।
या हम कह सकते हैं एम्पियर इंटू सेकंड भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 एम्पियर इंटू अगर घंटा है तो हम जानते हैं 1 एम्पियर इंटू घंटा बराबर, देखिए तो क्या होगा, आप जानते हो 1 एम्पियर और 1 घंटे में कितना होगा, 3600 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहां से 3600 का 1 में गुणा करो, क्या होगा, 3600 होगा। तो 3600 एम्पियर इंटू सेकेंड। और आप दोस्तों जानते हो कि एम्पियर इंटू सेकंड को ही क्या कहते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड को ही क्या कहा जाता है, कूलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूलाम। क्योंकि आप जानते हो Q बराबर I इंटू टी, आपने देखा I बराबर Q अपान टी आपने देखा है, और Q बराबर I इंटू टी। यहां देखिए Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, आपने 10 में पढ़ा है। और ये आपका एम्पियर और ये क्या है, सेकंड, और ये क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो 1 एम्पियर इंटू सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इंटू घंटा बराबर 3600 कूलाम, 3600 कूलाम। तो ये भी वैल्यू दोस्तों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है। हालांकि पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं, ये आपके इतना मात्रक। अब यहां पर एक बात आती है कि इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो दोस्तों आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है दोस्तों, फैराडे होता है। अब यहां बात आती है 1 फैराडे बराबर कितना होता है, तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। ये आपका क्या होता है, 1 फैराडे की वैल्यू होती है, कई बार पूछा गया है। तो अब दोस्तों यहां से अगर देखा जाए तो हमने देखा जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट जो यूनिट है दोस्तों वो आपका है, आपका कूलाम होता है, ठीक है। कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड। कई बार ऑप्शन में आपका ये कूलाम न रह के सीधा सीधा क्या आ जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड। तो आप ये भी याद रखिएगा, एम्पियर इंटू सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, कई बार आपका पूछा जाता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो भैया सबसे बड़ा मात्रक तो यही है, फैराडे साहब है, ठीक है, फैराडे। और सबसे छोटा मात्रक तो मैंने अभी आपको बताया था, फ्रैंकलिन बताया था। क्या बताया था, फ्रैंकलिन बताया था, फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम। तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है, ये आपका पूछा गया है कि आवेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा मात्रक लिखिए, ये आपका पूछा गया है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। तो ये दोस्तों किसके बारे में था, आवेश के बारे में था। और यहां पर देखेंगे कि आवेश कैसी राशि होती है। तो अगर देखा जाए तो आवेश एक अदिश राशि होती है। अगर देखा जाए तो आवेश एक अदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी। और अदिश राशि ऐसी राशि होती है, आप जानते हो कि अदिश राशियां ऐसी राशियां होती है जिनमें केवल परिमाण होता है। केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती उनमें। अर्थात उन्हें डिफाइन करने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल किसकी जरूरत पड़ेगी, परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे राशि को हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। अब एक बात और यहीं पर देख लेते हैं, जो इसका आज का लास्ट टॉपिक है। अगर देखा जाए इसका, तो आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र होगा वो आपका होता है AT होता है। कितना होता है, AT। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, M पे 0 L पे 0 AT, ठीक है। तो चाहे आप ये वाला कर लो, चाहे ये वाला, जैसे आपका ऑप्शन में रहेगा आप वो कर लेना। ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके ये सब अच्छा आएगा तो ये सब 1 नंबर में आएगा, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास आप शेयर करिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। और ऐसे क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।